तो गाइज ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज है 6 मई 2020 यानी आज है वेडनेसडे। तो गाइज एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो इससे पहला दिन बीता है यानी 5 मई 2020 ट्यूसडे का जो करंट अफेयर है वो मुझे किसी कारणवश काम पड़ गया और वो अपलोड नहीं हो सका। तो गाइज मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी जो या तो उसी करंट अफेयर को अपलोड करूं 5 मई का, या फिर उसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में उनके बीच में मिक्स करके थोड़ी वीडियो लंबी करके उनके बीच में कर देंगे। तो गाइज आपको घबराने की किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। गाइज जितने भी करंट अफेयर्स चल रहे हैं बहुत क्वालिटेटिव एक क्वालिटी के चल रहे हैं। गाइज आप जब एग्जाम में बैठेंगे या आपने किसी पहले एग्जाम को दिया हुआ है तो आपको ये समझ आना चाहिए कि ये करंट अफेयर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं और कितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं इन छोटी छोटी वीडियोस में इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस इतने बड़े बड़े टॉपिक्स बहुत इजीली हम डिस्कस कर रहे हैं। तो गाइस करंट अफेयर्स वॉच टॉक को शुरू करने से पहले देखते हैं खूबसूरत लाइनें। देखिए गाइस क्या लिखा है, द सेक्रेट टू गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, आगे कहीं पहुंचना है, तो उसका एक ही सेक्रेट है कि आपको अभी से स्टार्ट करना है। गाइस कहा जाता है कि जो आपने काम कल करना है उसे आज करिए, जो आज करना है वो अभी करिए। गाइस जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं तो इनमें बहुत अधिक रेस लगी हुई है। अलग अलग इंडिविजुअल्स 12 14 16 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं। तो गाइस इसमें अगर आप अपनी मेहनत को थोड़ा सा कम कर देंगे, यानी आप अपनी रेस अगर थोड़ी सी कम कर देंगे तो बाकी वाले रेस अपनी कम नहीं करेंगे और नतीजा ये निकलेगा कि अब बाकी वाले जो हैं अपने मिशन में आपसे पहले सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो गाइस ये कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप सोच रहे हैं कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है और आपको आगे पहुंचना है तो उस एग्जामिनेशन की तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिएगा। तो गाइस देखते हैं करंट अफेयर्स वाचटॉग में। तो गाइस 6 मई 2020 है आज और इस प्रकार की करंट अफेयर्स में हम लगातार कुछ ऐसे इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो करंट इश्यूज हैं चाहे वो स्टैटिक पार्ट किसी ना किसी कारण से करंट न्यूज में चल रहा है। तो गाइस इसी प्रकार से जो टोटल क्वेश्चन पेपर होता है वो सेट होता है। लगभग 30% जो वेटेज करंट अफेयर्स को होती है, जो रिसेंट टाइम में इंसिडेंट्स हुए हैं 30 या 40 मार्क्स के ऐसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। जो स्टैटिक पार्ट है यानी हिस्ट्री है बन चुका, लेकिन किसी न किसी कारण वो हिस्ट्री आज न्यूज बनी हुई है। तो गाइस देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बक्सा टाइगर रिजर्व। ये बक्सा टाइगर रिजर्व एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है इंडिया का प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर। तो इसके रिगार्डिंग आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों में से आपको करेक्ट बताना है। ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है इट लाइज इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, कि ये जो बक्सा टाइगर रिजर्व है क्या ये सिक्किम राज्य में है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है इट रन्स अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर विद भूटान, कि ये बक्सा टाइगर रिजर्व जो है ये इंडिया और भूटान का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है ये बिल्कुल बॉर्डर से ठीक जुड़ा हुआ है। तो आपको ये दोनों स्टेटमेंट्स देख के आपको क्या करना है, करेक्ट बताना। ऑप्शन ए कह रहा है वन ओनली, बी कह रहा है टू ओनली, थर्ड वाला कह रहा है बोथ वन एंड टू, फोर्थ वाला ऑप्शन कह रहा है नाइदर वन नॉट टू। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है सेकंड वाला ओनली, क्योंकि ये जो बक्सा टाइगर रिजर्व है ये सिक्किम में नहीं है, ये वेस्ट बंगाल में है। बक्सा टाइगर रिजर्व लाइज इन अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल। तो गाइज अगर आप वेस्ट बंगाल से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट भी पता होनी चाहिए। तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, अलीपुरद्वार। इट्स नॉर्दर्न बाउंड्री रन्स अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर विद भूटान, कि ये जो इसका नॉर्दर्न बॉर्डर है, उत्तरी बॉर्डर जो है सीमा है वो भूटान के साथ लगती है। मैमल्स प्रेजेंट इंक्लूड एशियन एलिफेंट, गौर, सांबर डियर, clouded leopard, Indian leopard and Bengal tiger. Local people living in 37 villages inside the tiger reserve depend on collection of non-timber forest products. तो गाइस टिम्बर वो होता है जो लकड़ वगैरह उस टाइगर रिजर्व से काट के जो अगर लाइवलीहुड कमाई जाए, तो इस प्रकार से नहीं बल्कि लकड़ के अलावा, यानी अगर कोई फ्रूट का ट्रीज है वहां पे तो उनसे फ्रूट्स वगैरह, अगर कोई हर्बल या मेडिसिन का कोई ट्री है तो उनसे उनके प्रोडक्ट लेके लगभग 37 गांव, यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा होगा टाइगर रिजर्व। तो 37 गांव जो उसके बीच में पड़ते हैं वो लोग नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को वहां से लकड़ के इत्यादि जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, चाहे फ्रूट्स हैं चाहे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उनको
उनको बेच करके अपनी लाइवलीहुड, अपनी अर्निंग कमाते हैं। तो गाइज आपको क्या याद रखना है, बक्सा टाइगर रिजर्व इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है भूटान के साथ और ये वेस्ट बंगाल में है, तो ये बंगाल टाइगर के लिए पॉपुलर है। तो गाइज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो 3-4 टर्म है ये हमेशा पॉलिटी के रिलेटेड जो है न्यूज में बनी रहती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज डिसीजन इज आर लीगली बाइंडिंग बट सब्जेक्टेड टू अपील। तो गाइस ये अलग अलग बॉडीज हैं एक प्रकार की जो कानून को प्रिडिक्ट करती हैं, लोगों को जस्टिस देती हैं। तो इनमें से अगर कौन सी बॉडी जो है वो अपना फैसला सुनाती है और वो फैसला आपके ऊपर लीगली बाइंडिंग होगा, लेकिन उसके खिलाफ आप किसी हायर कोर्ट में जो है, हायर कोर्ट चाहे वो हाई कोर्ट है चाहे सुप्रीम कोर्ट है, उसमें अपील दर्ज कर सकते हैं। तो ये आपके पास तीनों स्टेटमेंट्स हैं, तीनों में से आपको देख के बताना है कि आपके ऊपर उसकी जो उसका जो रिजल्ट होगा, उसका जो फैसला होगा वो बाइंडिंग होगा, लेकिन उसके खिलाफ आप अपील कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए स्टेटमेंट फर्स्ट कह रही है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, लोक अदालत, ग्राम न्यायालय। तो गाइस ये तीनों में से आपको बताना है कि किसका फैसला जो है वो बाइंडिंग होता है, लेकिन उसके खिलाफ आप जो है अपील कर सकते हैं। तो ये तीनों देख के आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर बताना। ऑप्शन ए कह रहा है 1 एंड 2, बी कह रहा है 1 एंड 3, सी कह रहा है 2 एंड 3, डी कह रहा है 1, 2 एंड 3। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है 1 एंड 3। एक्सप्लेनेशन में ये तीनों टर्में देखते हैं क्या होती हैं। देखिए नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या होता है, एन अपील अगेंस्ट द नेशनल कंपनी लॉ appellate tribunal's judgment and orders can be filed before the Supreme Court. Such an appeal can be filed within 45 days. तो गाइस अगर किसी भी ये जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के केसेस को देखने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे वाटर का कोई डिस्प्यूट है या फिर कोई और सर्विस मैटर का है या अलग अलग प्रकार के डिस्प्यूट्स जो होते हैं, चाहे कोई स्टेट किसी दो स्टेटों के बीच में है, इंटरस्टेट कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उसके लिए ट्राइब्यूनल बन सकता है। तो गाइस इस प्रकार का ट्राइब्यूनल यानी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल अगर कोई फैसला सुनाता है तो आपके ऊपर वो बाइंडिंग होगा, और उसके खिलाफ अगर आपको किसी भी प्रकार की अपील हायर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में करनी है तो आपको क्या करना है, यू हैव टू अपील विद इन 40 डेज ऑफ द प्रिडिक्शन ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ दैट जजमेंट। अगर आप 45 डेज वो गुजर जाते हैं तो आप किसी भी प्रकार की अपील नहीं कर सकते हैं। अब लोक अदालत क्या होती है, द अवार्ड डिसीजन मेड बाय द लोक अदालत इज डीम्ड टू बी अ केस ऑफ अ सिविल कोर्ट and is final and binding on all the parties and no appeal against such an award lies before any court of law। तो गाइस लोक अदालत क्या होती है, जैसे फर्स्ट मैजिस्ट्रेट, सेकंड मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, तो इनमें कई डेज ऐसे सिलेक्ट किए जाते हैं जब कोर्ट्स जो है अपनी रेगुलर फंक्शनिंग से हट के एक प्रकार का ओपन दरबार लगाते हैं और उसमें अलग अलग प्रकार के सिविल केसेस को सुना जाता है। तो इस प्रकार के सिविल केसेस को जब वो उस कोर्ट का जज या चीफ जस्टिस आपको कोई फैसला सुनाता है तो वो बाइंडिंग होता है। इफ द पार्टीज आर नॉट सेटिस्फाइड विद द अवार्ड ऑफ द लोक अदालत, though there is no provision for an appeal against such an award, they are free to initiate litigation by approaching the court of appropriate jurisdiction। तो गाइस ये जो लोक अदालत का क्या है कि अगर लोक अदालत में कोई फैसला सुनाया जाता है तो किसी भी प्रकार की अपील करने का कोई और हक नहीं है, लेकिन उस अवार्ड के खिलाफ जो है और नई लिटिगेशन जो है, रिट्स वगैरह, जैसे आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा होगा कि किसी भी और जो दूसरा कोर्ट है उसमें अगर उस एरिया की जुरिस्डिक्शन, उस केस की जुरिस्डिक्शन पड़ती है, यानी इस प्रकार के केसेस को वो डील कर सकता है, तो आप उसमें इस प्रकार की लिटिगेशन को दायर करवा सकते हैं। यानी लोक अदालत के खिलाफ अपील करने का आपके पास कोई रास्ता नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है ग्राम न्यायालय, अपील्स इन क्रिमिनल मैटर कैन बी मेड टू द सेशंस कोर्ट। तो क्या कह रहा है कि क्रिमिनल मैटर यानी अगर किसी ने कोई मर्डर कर दिया है तो इस प्रकार के केसेस के खिलाफ अगर ग्राम न्यायालय जो है कोई फैसला सुनाती है तो उसके खिलाफ अपील दर्ज हो सकती है, किसमें, सेशंस कोर्ट में। तो गाइस ये सेशन कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या डिफरेंस होता है, कोर्ट एक ही होता है, लेकिन अगर वो सिविल केसेस को सुनता है तो उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाता है, अगर वो क्रिमिनल केसेस को सुनता है तो उसे सेशंस कोर्ट कहा जाता है। तो ग्राम न्यायालय का अगर कोई भी फैसला पर्टेनिंग टू द जो क्रिमिनल मैटर होगा तो उसके खिलाफ अपील जो है वो सेशंस कोर्ट में
की जा सकती है इन द रेस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन एंड इन सिविल मैटर्स टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट। तो गाइस ये ग्राम न्यायालय का फैसला आपके ऊपर होता तो बाइंडिंग है अगर आप किसी प्रकार की अपील नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप अपील करते हैं तो आपके पास क्रिमिनल केसेस के लिए सेशन कोर्ट खुला हुआ है और सिविल केसेस के लिए आपके पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खुला हुआ है। लेकिन आपको क्या करना है कि इस प्रकार की अपील आपको तब करनी है 1 महीने के अंदर अंदर उस ग्राम न्यायालय की अनाउंसमेंट के बाद, जजमेंट के बाद। तो गाइस ये काफी सारी ये जो टर्में हैं न्यूज में रहती हैं, तो इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा भी रहे हैं, पूछे जा भी चुके हैं और पूछे जाने वाले भी हैं। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस प्रकार से रिसेंटली काफी फ्यूजिटिव्स निकले हैं, यानी भारत के बैंकों से लोन लेके वो विदेशों में जाके बैठ गए, विजय माल्या साहब जैसे लोग। तो गाइस इसी प्रकार के जब केसेस आते हैं तो ये इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड या फिर अभी रिसेंटली एक फ्यूजिटिव्स एक्ट आया था, तो इस प्रकार के एक्ट काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं। तो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी के रिगार्डिंग आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों को देख के आपको करेक्ट बताना है। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रही है insolvency is the inability of a person or corporation to pay their bills as and when they become due and payable। कि इंसॉल्वेंसी उसे कहा जाता है जब एक आदमी या कोई कारपोरेशन बैंक से पैसा ले लेती है लेकिन उसका जो टाइम सेट किया जाता है, जो कंडीशंस होती हैं, टर्म्स, उसके विद इन वो पैसा पे नहीं कर पाता, चाहे वो अमाउंट है, चाहे इंटरेस्ट है, चाहे कुछ भी। इस प्रकार की जब इनएबिलिटी आ जाती है किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को कि वो पैसा नहीं रीपे कर पाता, क्या उसे इंसॉल्वेंसी कहा जाता है। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है बैंकरप्सी इज व्हेन अ पर्सन इज डिक्लेयर्ड इनकैपेबल ऑफ पेइंग देयर ड्यू एंड पेएबल बिल्स। कि बैंकरप्सी उसे क्या कहा जाता है जब एक पर्सन को बैंक डिक्लेयर कर देता है कि अब ये आदमी या ये कारपोरेशन जो है ये हमारे ड्यू और जो बिल देने योग्य हैं उनको अब नहीं पे करेगा। क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं किसके रिगार्डिंग? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी के रिगार्डिंग। तो गाइस आपको करेक्ट बताना, ऑप्शन ए कह रहा 1 ओनली, बी कह रहा 2 ओनली, सी कह रहा बोथ 1 एंड 2, डी कह रहा नाइदर 1 नॉट 2। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए ये जो दोनों ही टर्में हैं ये करेक्ट हैं, यानी इंसॉल्वेंसी उसे कहा जाता है जब एक इंसान की ऐसी हालत नहीं होती है कि वो वापिस से रीपे पैसे को, ड्यू को और ये पेएबल बिल्स हैं उनको करे। और बैंकरप्सी बी उसे कहा जाता है जब एक आदमी को या एक कारपोरेशन को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये अब लगभग एनपीए कन्वर्ट हो गया हुआ है। तो गाइस एक्सप्लेनेशन में देखते हैं अब ये क्यों न्यूज में है, ये देखते हैं। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड सर्टेन अमेंडमेंट्स इन इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। तो गाइस इस प्रकार का जो कोड है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ये 2016 में आया था, लेकिन इसमें भी काफी सारी जो दिक्कतें थी उन्हीं दिक्कत को रिमूव करने के लिए अब रिसेंटली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया है क्या? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड सेकंड अमेंडमेंट बिल 2019। The amendments aim to remove certain difficulties being faced during insolvency resolution process to realize objects of code, protect corporate debtors, prevent ill thought out triggering of bankruptcy proceedings and to further ease doing of business। तो गाइस कहने का भावार्थ यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अब देखिए इसमें ये जो 2016 का इस ये जो कोड था इसमें काफी सारे ऐसे प्रोविजंस भी थे कि लोगों को डर लगने लगा था कि हम अगर ये करेंगे तो इस प्रकार से अगर अमाउंट हमारा एक दिन भी लेट हो जाता है तो हो सकता है ये हमें जो है बैंकरप्ट घोषित कर दें या हमारे एसेट्स को सीज कर लें, फ्रीज कर लें। तो इसी प्रकार से क्या होता था कि लोग या इन्वेस्टर्स जो होते थे कारपोरेट वाले वो ज्यादा लोन नहीं बैंकों से लेते थे, तो इसके कारण क्या हो रहा था, इकोनॉमी में स्लो डाउन हो रहा था। तो कुछ रियायतें, कुछ और इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और इजी बनाने के लिए यही अमेंडमेंट जो है सेकंड अमेंडमेंट लाया गया है किसमें? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बिल 2019 में। तो गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये दोनों टर्में पता होनी चाहिए। 2019 के इस बिल के क्या प्रोविजंस है ये भी पता होना चाहिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी या फिर IUCN इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाज लॉन्च्ड बाय। तो गाइस ये बहुत खूबसूरत एक प्रकार का वर्ड है। तो ये प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने या कौन सी सरकार ने जो है इसको लॉन्च किया, इसको चलाया है? ऑप्शन ए कह रहा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, बी कह रहा IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो गाइस इस प्रकार की अगर आप किसी
फोर्थ ग्रेड या इस प्रकार के छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो IUCN की डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो इसको किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ गुजरात। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए ये इसका आंसर है स्टेट ऑफ राजस्थान। अब क्यों है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखते हैं इसमें कि IUCN में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का स्टेटस क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। गाइस आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, IUCN या फिर इस प्रकार की स्पीसीज से आपको डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्या है IUCN स्टेटस इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का? क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इट इज फाउंड इन गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। तो गाइस ये कुछ चुनिंदा स्टेट्स हैं जिनमें आपको देखने को मिलेंगी। इट इज लिस्टेड इन शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 and in the CMS Convention on Migratory Species Convention and in Appendix 1 of CITES। तो गाइस ये साइट्स की फुल फॉर्म क्या होती है? आप इसे गूगल करें गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाना। तो गाइस ये इसकी फुल फॉर्म है। तो देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को हर तरफ से, यानी इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 में, उसे शेड्यूल 1 में रखा गया है। उसके बाद साइट्स के अपेंडिक्स 1 में। तो गाइस साइट्स का जो अपेंडिक्स 1 होता है ये शेड्यूल 1 होता है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का। इसमें एक्स्ट्रा केयर दी जाती है, यानी जो ऑलरेडी प्रोविजंस हैं उनमें से भी ज्यादा, उनसे भी ज्यादा एक प्रकार की केयर प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि इसका स्टेटस जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। बहुत कम संख्या में अब ये रह रही है, या रिसेंट टाइम में ड्रास्टिकली इनका नंबर जो है रिड्यूस होता है। Great Indian bustard is identified as one of the species for the recovery program under the integrated development of wildlife habitats of the Ministry of Environment and Forest। तो गाइज ये भी आपको ध्यान से देख लेना चाहिए कि ये क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। ये प्रोग्राम है एक प्रकार का, कौन सा? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। तो इस प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। इस प्रोग्राम के अंडर भी रिकवरी प्रोग्राम है कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसका स्ट्रेंथ जो है, उसका नंबर लगातार रिड्यूस हो रहा है। फिर से बढ़ाने के लिए अलग प्रकार के प्रोविजंस या फंड्स इस प्रोग्राम के तहत भी किए गए हैं। Project Great Indian Bustard by the state of is introduced by the state of Rajasthan, identifying and fencing of bustard breeding grounds in existing protected areas, as well as provide secure breeding enclosures in areas outside protected areas। तो guys breeding areas वो होते हैं जहां पर reproductive जो क्रिया है वो की जाती है। तो ब्रीडिंग ग्राउंड को प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर या एज वेल एज जो बाहर का एरिया है उनमें एक अच्छी संख्या में प्रोवाइड करना, किसको? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। इस प्रकार के प्रोविजंस जो हैं स्टेट ऑफ राजस्थान जो है वो बना रही है। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए राजस्थान में या अलग अलग स्टेट्स में कौन कौन से प्रोविजंस हैं, कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज हैं? जैसे है डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी राजस्थान में है, रोलापड़ू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में है, करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये मध्य प्रदेश में है। तो गाइस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्टेट बर्ड वी है स्टेट ऑफ राजस्थान का। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन जीएसटी से रिलेटेड है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जीएसटी हमेशा 12 महीने लगातार जो है ये न्यूज में रहता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर नॉट सबस्यूम्ड अंडर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आपको पता होगा कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में ये कहा जाता है कि वन नेशन वन टैक्स, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के टैक्सेस जो हैं अभी भी इससे बाहर हैं। तो ये क्वेश्चन में वही पूछा जा रहा है कि कौन कौन से टैक्सेस जो हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट जो रिसेंटली आया था उसके अंडर नहीं है। तो आपके पास स्टेटमेंट फर्स्ट है सेंट्रल एक्साइज ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सेकंड है प्रॉपर्टी टैक्स लेविड बाय लोकल बॉडीज, थर्ड है सर्विस टैक्स, फोर्थ है टैक्सेस ऑन लॉटरी, फिफ्थ है प्रोफेशनल टैक्स। तो गाइज आपको ये पांचों पढ़ के आपको करेक्ट बताना है, क्या बताना है कि इनमें से कौन सा टैक्स जीएसटी के अंडर नहीं आता है। तो ऑप्शन ए कह रहा 1, 2 एंड 3, बी कह रहा 2, 3 एंड 4, सी कह रहा 1, 2 एंड 5, डी कह रहा 1, 2, 3, 1, 2, 4 एंड 5। तो गाइज देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है ये जो सी वाला 1, 2 एंड 5, यानी ये सेंट्रल एक्साइज ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स लेविड बाय लोकल बॉडीज, टैक्सेस ऑन लॉटरी, ये वाले जो टैक्सेस हैं अब ये जीएसटी में नहीं है। गाइस ये क्यों नहीं है आपको ये पता होना चाहिए। जैसे अल्कोहल है, अगर वो आदमी पीता है तो उसको भी
जीएसटी के अंडर नहीं रखा गया है। आप सोच रहे होंगे कि इनको क्यों नहीं रखा गया। देखिए गाइस, क्या है कि सरकारें इसी में चलती हैं। रिसेंटली एक मैं न्यूज देख रहा था, तो काफी ज्यादा रेवेन्यू जो है केरला सरकार को एक ही दिन में जो वाइन शॉप्स खुलने से आता है। तो गाइस, सरकारें जो हैं आधी से ज्यादा इन्हीं प्रकार के प्रोडक्ट्स की सेल के ऊपर जो टैक्स आता है उन पर चलती हैं। अब देखिए, ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं या फिर प्रॉपर्टी टैक्स या लॉटरी वगैरह, इस प्रकार की जो लग्जरी आइटम्स हैं, इन पर जो टैक्सेस होते हैं ये 28% से बहुत अधिक होते हैं। तो गाइस, जीएसटी में आपको बता दूं कि 5 स्लैब्स हैं टोटल। 0% है, 5%, 12%, 18%, 28%। तो गाइस, कुछ ऐसी चीजें हैं कि अगर पेट्रोल को आप 28% में ले आओगे तो क्या होगा, ये बहुत सस्ता हो जाएगा। अगर लीकर को लेके आ जाओगे, लॉटरीज वगैरह को लेके आ जाओगे, तो ये बहुत सस्ते हो जाएंगे। हर एक लोग जो है इन्हीं में इंडल्ज करेंगे। तो गाइस, इनके ऊपर 100%, 200% बहुत अधिक टैक्सेशन होता है। यही कारण है कि अपनी मर्जी से अलग अलग राज्य या सरकार जो है वो इस प्रकार का टैक्सेशन करती है, और यही कारण है कि इसको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बाहर रखा गया है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन में, टैक्सेस नॉट सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी इंक्लूड बेसिक कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो गाइज, ये कस्टम ड्यूटी क्या होती है कि किसी भी फॉरेन कंट्री का अगर कोई प्रोडक्ट इंडिया में आता है तो उस पर कस्टम ड्यूटी जो लगती है, टैक्सेस लगते हैं, कि उसका रेट इतना कम ना हो कि भारत का जो अपना डोमेस्टिक ट्रेड है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, वो फेल ना हो जाए। तो गाइस, इस प्रकार की प्रोविजन के लिए, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, और इसको जो है जीएसटी के अंडर नहीं रखा हुआ है। इसीलिए नहीं रखा हुआ है क्योंकि भारत सरकार जो है फॉरेन की जो चीज होगी, प्रोडक्ट होगा, उसका प्राइस इंडिया वाली प्रोडक्ट से थोड़ा सा ज्यादा रखेगी, ताकि ये जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं ये चलती रहें। तो ये कस्टम ड्यूटी जो है जीएसटी के अंडर नहीं है अभी तक। सेंट्रल एक्साइज ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं है। एंटी डंपिंग ड्यूटी भी नहीं है। वैट ऑन अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो गाइस, मैं आपको बता रहा हूं, मानिए कि आज की डेट में एक बॉटल जो है 1000 की आ रही है, तो उसका ओरिजिनल प्राइस जो है 3 या 400 होगा। ये 600 रुपया उसके ऊपर टैक्स लगता है। इसीलिए लगता है, और यही जो बॉटल्स हैं ड्रिंक्स की जो सरकारों को चला रही हैं। गाइस, काफी ये मजाकिया बात लगती है, लेकिन ये रियलिटी है। स्टाम्प ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स लेविड बाय लोकल बॉडीज, प्रोफेशनल टैक्स। तो गाइस, इस प्रकार के टैक्सेस जो हैं ये जीएसटी में अभी तक इंक्लूड नहीं है। तो आप जब भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पर्टिकुलरली अगर आप किसी फाइनेंशियल सेक्टर के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये जीएसटी कौन सी प्रोडक्ट पे, मेन प्रोडक्ट्स चाहे वो 40 हैं चाहे 50 हैं, उन पे पता होना चाहिए कि कौन सी पे 5% लग रहा है, कौन सी पे 12, 18 और 28, और किन पे नहीं लग रहा है। आपको मेन चीजें ये भी पता होना चाहिए कि किन पे 0% लग रहा है। तो गाइस, एक ओवरव्यू में आपको एक छोटा सा 95% मेरी बात ये बिल्कुल आपको करेक्ट लगेगी, और ये करेक्ट है भी। देखिए, जो प्रोडक्ट्स आम आदमी यूज करता है, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गए, जिस प्रकार से ऑयल हो गया, इस प्रकार के प्रोडक्ट्स पे जीएसटी जो है बहुत कम लगता है। या तो 0% लगेगा या 5% लगेगा। लेकिन इसके अतिरिक्त जैसे कोई 5 स्टार होटल्स हैं, या और बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां हैं, या कोई लग्जरी आइटम्स हैं, तो उन पर जीएसटी या तो 28% लगेगा या इससे भी ज्यादा लगेगा। यानी इसको बाहर इन्होंने अभी रखा हुआ है। तो गाइस, कहने का तात्पर्य यही है कि गरीब आदमी को कम से कम मार लगे, और जो पैसा अमीर लोग इकट्ठा करके बैठे हुए हैं उनकी जेब से निकालने के लिए इस प्रकार का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में लग्जरी आइटम्स पर खूब सारा जो है वो टैक्सेशन सिस्टम इन्होंने अभी तक भारत सरकार ने रखा हुआ। तो गाइस, इस प्रकार का डिस्कशन था आज के लिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। गाइस, अगर आप किसी प्रकार का सुजेशन देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं almightyguidance@gmail.com। इस पर मेल कर सकते हैं। ये आपके पास व्हाट्सएप नंबर भी है। गाइस, फेसबुक पर भी काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है शेयर की जाती है। गाइस, हर एक वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए, अर्ली मॉर्निंग न्यूज़पेपर पाने के लिए, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो बुक्स होती हैं पीडीएफ फॉर्म में पाने के लिए आपको क्या करना है कि टेलीग्राम पर जाना है, सर्च करना है ऑलमाइटी गाइडेंस को, वहां पर आपको ज्वाइन करना है। आपको ये सारी फैसिलिटीज जो है वहां पर पहुंच जाएंगी। तो गाइस, अगर आप इसी प्रकार की कंटिन्यूसली वीडियोस पाना चाहते हैं, इसी प्रकार की नॉलेज पाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करना है, ताकि जो भी नई इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है वो तुरंत एक नोटिफिकेशन या अलर्ट के रूप में आपके मोबाइल या कंप्यूटर पर आ जाएगी। तो गाइस, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।